नमस्कार। यूं तो आपने और हमने कई किले देखे होंगे, लेकिन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किले के रूप में जाना जाता है आगरा का किले को। इस किले की भव्यता तथा सुंदरता देखकर हम आज भी आश्चर्यचकित तथा मोहित हो सकते हैं। इसी किले से संपूर्ण भारत में शासन किया जाता था तथा उस समय यही किला या यही स्थान मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाया करता था। यूं तो किले का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पूर्व से अधिक का पता चलता है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में जो किला हमें दिखाई देता है उसका निर्माण, जीर्णोद्धार तथा विकास कार्य मुगल सल्तनत में करवाए गए। किले का भ्रमण करने पर किले के भीतर हमें बहुत से आश्चर्यचकित तथा अचंभित कर देने वाले अनोखे स्थान भी दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी ऐतिहासिक यात्रा आगरा के इस भव्य किले के लिए, और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा के इस किले को देखने के लिए हमें आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होता है। साथ ही साथ आगरा आसानी से सड़क मार्ग व वायु मार्ग के द्वारा भी जुड़ा हुआ है, तो हम चाहें तो उसकी सहायता से भी आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा के रेलवे स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी होती है आगरा के किले के लिए, जो कि हम चाहें तो ऑटो या टैक्सी के द्वारा भी आसानी से पूरी कर सकते हैं। किले की प्राचीर पर हमें भारतीयों की आन बान और गौरव का प्रतीक के रूप में शान से लहराता हुआ तिरंगा भी दिखाई देता है। ऑटो या टैक्सी वालों के द्वारा हमें किले के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने छोड़ दिया जाता है। ऑटो वालों के द्वारा रेलवे स्टेशन से किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक लगभग 50 रुपये भुगतान का चार्ज किया जाता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही हमको अपना सामान वगैरह रखने के लिए क्लॉक रूम की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जहां हम अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। क्लॉक रूम में अपना सामान वगैरह रखने के पश्चात हमें किले के भीतर प्रवेश करना होता है। किले के भीतर प्रवेश से पूर्व हमें टिकट लेना होता है, जो कि हमें वर्तमान में ऑनलाइन ही लेना होगा। आपको यहाँ पर ऑफलाइन टिकट वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने के कारण आपको ऑनलाइन ही टिकट लेना होती है, जो कि आप आसानी से एएसआई की वेबसाइट पर जाकर या फिर फोन पे व पेटीएम के द्वारा भी आसानी से ले सकते हैं। प्रवेश शुल्क के रूप में लगभग आपको 40 रुपये का भुगतान करना होता है, जो कि समय समय पर जिसमें परिवर्तन किया जाता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही हमको गाइड वगैरह की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो कि हमसे लगभग 150 से 200 रुपये का भुगतान चार्ज करते हैं। तो आप चाहें तो अपने साथ गाइड की सुविधा भी ले सकते हैं। किले में प्रवेश करने से पूर्व हमें किले के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने दोनों ओर गहरी खाई सी दिखाई देती है, जिसमें बताते हैं कि यमुना नदी का जल बहा करता था तथा इसमें मगरमच्छ हुआ करते थे, जो कि किले की सुरक्षा में इनका उपयोग हुआ करता था। किले में भीतर प्रवेश करते समय प्रवेश द्वार पर हमारे टिकट व सामान वगैरह की चेकिंग की जाती है। इसके पश्चात ही हमें किले के भीतर प्रवेश दिया जाता है। तो आप अपने साथ खाने पीने की वस्तुएं व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ ना ले जाएं। किले के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर हमें दाईं ओर एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है, जिसे अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। पूर्व में इसे अकबर दरवाजा या अकबर गेट के नाम से भी जाना जाया करता था, जिसे बाद में जहांगीर के द्वारा अमर सिंह, जो कि इनका चीफ सैन्य कमांडर हुआ करते थे, के नाम पर रखा गया था। अमर सिंह गेट से भीतर प्रवेश करने पर हमें एक और विशाल दरवाजा दिखाई देता है, जो कि स्वागत द्वार के रूप में जाना जाया करता था तथा इन सभी दरवाजों का निर्माण जिगजैग आकार में किया गया था, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। दूसरे दरवाजे से भीतर प्रवेश करने पर हमें ठीक सामने गलियारा दिखाई देता है, जिसे हम इको साउंड वॉल या इको साउंड गलियारा के रूप में भी जानते हैं। हाँ, इको है। घोड़े आते ना घोड़े, घोड़ों की मालूम पड़ता था सम्राट आ रहा था। यहाँ पर ताली बजाएंगे तो आपको पूरी वॉल में सुनाई देगा। ये इको इसलिए किया गया था कि राजा जब भी यहाँ से गुजरे तो सभी को पता चल जाए, राजा के घोड़ों की टापों से सभी को यहाँ पर पता चल जाए कि यहाँ से राजा गुजरना है। इस गलियारे की दीवार पर हमको ढेरों लगे हुए पत्थर के अर्धगोलाकार हिस्से दिखाई देंगे। इन्हीं गोलाकार हिस्सों से शत्रुओं का हमला होने पर गर्म पानी व गर्म तेल छोड़ा जाया करता था।
किले के भीतर स्थित इस गलियारे में आगे बढ़ने पर हमें दाईं ओर जहांगीर महल दिखाई देगा तथा गलियारे के ठीक सामने हमें एक भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है, जिससे हम दीवाने आम या जहां पर मुगल सम्राट की आम सभा हुआ करती थी वहां पर पहुंचते हैं। आगरा के इस किले की यात्रा में हम अपनी यात्रा जहांगीर महल से शुरू करते हैं और अंत में दीवाने आम से बाहर आकर हमारी यात्रा समाप्त होती है। जहांगीर महल के ठीक सामने हमें एक पत्थर का विशाल बाथ टब दिखाई देता है, जिसमें जहांगीर स्नान किया करते थे। इसे जहांगीर हौज के नाम से जाना जाया करता था तथा इसका निर्माण एक ही पत्थर से हुआ था। इसे जहांगीर को जहांगीर के मामा के द्वारा गिफ्ट या उपहार दिया गया था। जहांगीर हौज को देखने के पश्चात हम जहांगीर महल के भीतर प्रवेश करते हैं। इस महल का निर्माण भी मुगल बादशाह अकबर के द्वारा ही कराया गया था, जिसे बाद में जहांगीर महल के नाम से जाना गया। जहांगीर महल के भीतर प्रवेश करने के पश्चात हम जिगजैग आकार में आगे बढ़ते हुए रंग महल तक पहुंचते हैं। रंग महल ही वह स्थान हुआ करता था जहां मुगल बादशाह बैठकर अपना मनोरंजन वगैरह किया करते थे तथा साथ ही साथ इसी स्थान पर भोजन वगैरह भी किया करते थे। तो यहाँ पर मुगल बादशाहों का आप डाइनिंग कक्ष या भोजन कक्ष भी देख सकते हैं। रंग महल के ऊपरी भाग में दिखाई देने वाली छतरियों में बैठकर ही मुगल सम्राट नृत्य देखा करा करते थे तथा यहीं से बैठकर अपना मनोरंजन किया करते थे। इस रंग महल का निर्माण राजस्थानी शैली में किया गया, जो कि मूलतः अकबर की रानी जोधाबाई के लिए किया गया था। तथा इसी रंग महल में हमको वह स्थान भी दिखाई देगा जहां पर महारानी जोधाबाई, जो कि अकबर की रानी हुआ करती थी, उनके द्वारा पूजा की जाती थी। रानी जोधाबाई एक हिंदू राजपूत होने के कारण नियमित तौर पर पूजा किया करती थी। उन्हीं के लिए इस मुगल सल्तनत या मुगल किले में एक मंदिर बनाया गया था, जिसे बाद में औरंगजेब के द्वारा हटवा दिया गया। इन सभी स्थानों पर भगवान की मूर्तियां हुआ करती थी तथा यहाँ पर मध्य में श्री कृष्ण व राधा जी की मूर्ति भी हुआ करती थी। यहाँ पर नाच गाना होता था और नाच गाना देखने के लिए जगह देखा ना आपको खिड़की, यहाँ पर रानी बैठा करती थी, उनको छत्ती वाली सीट पे राजा रहता। ये पूरा जो किला है ये लाल पत्थर से इसलिए बनाया गया कि जोधाबाई ना इस महल के अंदर रानी बनकर रही। इसको पूरा राजस्थानी स्टाइल में बनाया। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, 4 राजा मिलकर। किले के इतिहास के बारे में झांकने पर पता चलता है कि यह किला मूलतः ईंटों का एक किला था, जिसे सिकरवार वंश के राजपूतों के आधिपत्य में हुआ करता था। इसका सर्वप्रथम विवरण हमें 1080 ईस्वी के आसपास मिलता है। किले के भीतर लाल बलुआ पत्थरों से किया गया निर्माण अकबर तथा जहांगीर के शासन में किया गया था तथा सफेद मार्बल या संगमरमर के द्वारा किया गया निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बरामदे से ही लगा हुआ हमें प्राकृतिक वातानुकूलित या एयर कंडीशन कक्ष भी दिखाई देता है, जिसे आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व मेहमानों के लिए बनाया गया था। इस कक्ष की दीवारों को बहुत मोटा बनाया गया था तथा दोनों दीवारों के बीच में एक गैप रखा गया था, जिसमें ठंडे पानी का प्रवाह किया जाता था, जिससे यह कक्ष ठंडा रहा करता था। इसलिए इस कक्ष की दीवारों को बहुत मोटा मोटा बनाया गया है। ये आप साउंड सुन सकते हैं। इसी कक्ष के ठीक बगल वाले कमरे में हमको एक विशेष आश्चर्यचकित कर देने वाली खिड़की दिखाई देती है, जो बाहर से बंद तथा भीतर से खुली हुई होती है। इसी खिड़की से संपूर्ण कक्ष में हवा का प्रसार हुआ करता था, जिससे यह कक्ष ठंडे रहा करते थे। साथ ही साथ इन कक्षों पर मुल्तानी मिट्टी का भी लेप किया गया था, जिससे यह कक्ष ठंडे रह सकें। इस प्राकृतिक वातानुकूलित कक्ष से बाहर निकलने पर यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें शाहजहां के द्वारा अपनी बेटियों के लिए निर्मित पालकी महल दिखाई देता है। शाहजहां के द्वारा अपनी दोनों अविवाहित बेटियों के लिए पालकी महल का निर्माण किया गया था। यह महल शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा के लिए बनाया गया था। इस पालकी महल की छत मुगल साम्राज्य के समय सोने की हुआ करती थी, जिसे बाद में अंग्रेजों के द्वारा निकाल लिया गया। पालकी महल के इस स्थान से हमें ताजमहल भी दिखाई देता है। साथ ही साथ हमें किले की विशेष लगभग 20 मीटर ऊंची सुरक्षा दीवार भी दिखाई देगी। किले की सुरक्षा में
दीवार के पास ही नदी बहा करती थी जिसमें मगरमच्छ हुआ करते थे तथा एक जंगल हुआ करता था जिसमें शेर, चीते व जंगली जानवर रहा करते थे जिससे किले की सुरक्षा हो सके। पालकी महल के पश्चात जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें शाहजहां के द्वारा निर्मित खास महल दिखाई देगा जिसमें शाहजहां अपनी रानी मुमताज के साथ यहाँ पर रहा करते थे। इस खास महल के भीतर चारों ओर बहुत ही सुंदर कारीगरों के द्वारा सोने से कारीगरी का कार्य किया गया था जिसे बाद में अंग्रेजों के द्वारा जलाकर तथा पिघलाकर निकाल लिया गया। अभी सोने से वो हुआ करती थी जिसे ब्रिटिश शासन में निकाल लिया गया। ये सारे सोने से प्लेटेड हुआ करता था। खास महल से बाहर निकलने पर या इस कक्ष के ठीक सामने हमको एक बगीचा दिखाई देता है जिसे अंगूरी बाग के नाम से जाना जाया करता है। साथ ही साथ हमें इसी बगीचे में मुगल कालीन फव्वारे भी दिखाई देते हैं जिसका संचालन मुगलों के समय हुआ करता था। इस अंगूरी बाग में अंगूर की खेती हुआ करती थी जिससे मुगल सम्राटों के लिए मदिरा या शराब बनाई जाया करती थी। इसके चारों ओर सैनिक तथा दासियां रहा करती थी जो मुगल सम्राट की सेवा में हुआ करते थे। ये जो आप अंगूरी बाग देख रहे हैं इसमें अंगूर की खेती होती थी जिससे मुगल बादशाहों के लिए शराब बनाई जाती थी। अंगूरी बाग से ही लगा हुआ हम चाहें तो शीश महल भी देख सकते हैं जिसे वर्तमान में ASI के द्वारा बंद कर दिया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा के लिए निर्मित पालकी महल दिखाई देगा जिसमें शाहजहां की बड़ी बेटी रहा करती थी। महल के भीतर हम जो भी सफेद संगमरमर से किया गया निर्माण देखते हैं वह सभी शाहजहां के समय किया गया था। इस पालकी महल के भीतर हमें वह स्थान भी दिखाई देंगे जहां पर शाहजहां की बेटियों के द्वारा अपने जेवर वगैरह रखे जाया करते थे। पालकी महल से आगे बढ़ने पर हमें वह स्थान दिखाई देगा जहां से जहांगीर की न्याय की जंजीर नीचे किले के नीचे तक लटका करा करती थी। ऐसा माना जाता है कि यह जंजीर पूरी तरह से सोने से निर्मित हुआ करती थी जिसे बाद में अंग्रेजों के द्वारा निकाल लिया गया। इस न्याय की जंजीर का उपयोग जन सामान्य के द्वारा राजा से न्याय मांगने के लिए किया जाया करता था। जहांगीर के द्वारा प्रजा का हित करने के कारण जहांगीर की पहचान एक न्यायप्रिय राजा के रूप में हुआ करती थी। जहांगीर की इस न्याय की जंजीर वाले स्थान को देखने के पश्चात यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें मुसम्मन बुर्ज दिखाई देगा। मुसम्मन बुर्ज ही वह स्थान है जहाँ पर शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा लगभग 8 वर्षों तक नजरबंद या कैद में रखा गया था। शाहजहां को इसी महल में कैद में रखा गया था तथा यहीं से शाहजहां ताजमहल देखा करा करते थे। शाहजहां के द्वारा इस मुसम्मन बुर्ज के निर्माण के लिए बहुत से जेम स्टोन या विशेष पत्थरों का उपयोग भी दिखाई देता है। इसी मुसम्मन बुर्ज के ठीक सामने हमको एक स्नानागार भी दिखाई देता है जिसमें जल का प्रवाह हुआ करता था। इसी जल से शाहजहां स्नान करने के पश्चात नमाज के लिए जाया करता था। शाहजहां को यहाँ पर कैद रखने के पीछे ऐसा माना जाता है कि शाहजहां एक और काले ताजमहल का निर्माण करना चाहते थे जिस कारण औरंगजेब ने धन की बर्बादी न हो इसलिए शाहजहां को यहाँ पर कैद रखा गया। फर्श में दिखाई देने वाले चौकोर में दासियों को खड़ा कर मुगल बादशाह चौसर या चौपड़ खेला करा करते थे। इस स्थान से आगे बढ़ने पर हम सीढ़ियों के द्वारा वह स्थान पर पहुंचते हैं जहां शाहजहां के द्वारा नमाज पढ़ी जाया करती थी। इस मस्जिद को हम मीना मस्जिद के नाम से जानते हैं। मीना मस्जिद से आगे बढ़ने पर हम दीवाने खास में पहुंचते हैं। दीवाने खास ही वह स्थान है जहां पर मुगल सम्राट या मुगल बादशाह अपने मंत्रियों व अन्य कर्मचारियों के साथ सभा किया करते थे। दीवाने खास में पहुंचने पर हमें काले पत्थर से निर्मित एक विशेष सिंहासन दिखाई देता है जिस पर मुगल बादशाह बैठा करा करते थे। इस दीवाने खास में मुगल बादशाह के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सिंहासन जो कि काले पत्थर से निर्मित है, इसे बेल्जियम से लाया गया था जो कि एक ब्लैक ऑनिक्स पत्थर से निर्मित है तथा इस पत्थर का उपयोग सुनारों के द्वारा सोने की पहचान के लिए कसौटी के रूप में किया जाता है। अंग्रेजों से युद्ध के समय अंग्रेजों के द्वारा किले के नीचे से किले पर
तोप से गोला फेंका गया था जो सीधा इस सिंहासन पर गिरा था, जिससे यह सिंहासन क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी काले पत्थर के सिंहासन के ठीक सामने हमको सफेद पत्थर से निर्मित सिंहासन भी दिखाई देता है, जिसका प्रयोग मुगल बादशाह के मंत्रियों के द्वारा किया जाया करता था। यहाँ पर दिखाई देने वाले खुले भाग में मुगल बादशाह के द्वारा सर्दियों में सभा लिया करते थे तथा इसके ठीक बगल में निर्मित मंडप में बरसात व गर्मियों के मौसम में सभा लिया करते थे। मिर्जा राजे जय सिंह के संग पुरंदर संधि के अनुसार जब छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में आगरा आए थे तो उन्हें अपमानित करने की दृष्टि से औरंगजेब के द्वारा उचित आसन नहीं दिया गया था तथा इसी दीवाने खास में औरंगजेब के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित किया गया था, जिसके पश्चात शिवाजी महाराज यहाँ से दरबार छोड़कर चले गए थे। इस घटना के पश्चात शिवाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा नजरबंद या कैद कर लिया गया था, जहां से शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से निकल गए थे। दीवाने खास का यह स्थान पर्यटकों के एक विशिष्ट आकर्षण का केंद्र भी होता है, क्योंकि इस स्थान को ऑप्टिकल इल्यूजन पॉइंट के रूप में भी जाना जाया करता है। यहाँ से देखने पर हमको ताजमहल छोटा दिखाई देता है, जबकि मीना बाजार के दूसरी ओर से दूर से देखने पर यह ताजमहल हमको बड़ा दिखाई देता है। दीवाने खास के ठीक बगल में हमको यहाँ पर महिलाओं के लिए संचालित होने वाला मीना बाजार भी दिखाई देता है, जो कि यह लगने वाले बाजार पूरी तरह से महिलाओं के लिए हुआ करता था, क्योंकि मुगल समय में महिलाओं का किले के बाहर जाना प्रतिबंधित हुआ करता था। पूर्व के समय में यह हरा भरा मैदान एक तालाब हुआ करता था, जिसमें रंगीन मछलियां रहा करती थीं। यहाँ से देखिए ताजमहल देखो आपको। और हो यार, ये क्या कैसे हो सकता है? वहां से छोटा यहाँ से बड़ा कैसे? मीना बाजार के दूसरी ओर से देखने पर यह ताजमहल हमको बड़ा दिखाई देता है। अगर आप में से कोई भी इसका कारण जानता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकता है कि जब हम ताजमहल को दीवाने खास से यानी पास से देखते हैं तो यह हमें छोटा दिखाई देता है, और जब हम मीना बाजार की दूसरी ओर से या दूर से देखते हैं तो यह ताजमहल हमको बड़ा क्यों दिखाई देता है। इसके पश्चात आप चाहें तो यहाँ पर नगीना मस्जिद में भी भ्रमण के लिए जा सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ से नीचे उतरकर दीवाने आम में जा सकते हैं। दीवाने आम ही वह स्थान है जहाँ पर मुगल बादशाह आम जनता के लिए सभा लिया करते थे तथा यहाँ पर आम जन भी मुगल सम्राट की सभा में शामिल हुआ करते थे। मुगल बादशाह इसी मध्य के स्थान में जहाँ पर सिंहासन रखा हुआ करता था, इस पर बैठा करा करते थे तथा इसके दोनों ओर दिखाई देने वाली खिड़कियों में रानियों बैठा करा करती थीं। इस किले का हम वर्तमान में केवल 25% भाग ही देख पाते हैं। शेष 75% आज भी सेना के आधिपत्य में होने के कारण हम इसको देख नहीं पाते हैं। इस दीवाने आम के निर्माण में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया था, जिसे आप यहाँ पर आने के पश्चात ही अनुभव कर पाएंगे। ये जो आप मेरे पीछे दीवाने आम देख रहे हैं, इसे आपने शायद फिल्म में भी देखा होगा। जोधा अकबर की शूटिंग में इसी तरह का सेट लगाया गया था। इस दीवाने आम का निर्माण मुगल बादशाह सम्राट शाहजहां ने कराया था। इसी प्रकार के और भी मंडप कई अन्य जगहों पर भी बनाए गए। इसके चारों ओर यहाँ पर आम जनता बैठा करा करती थी तथा यहीं पर बैठकर राजा या बादशाह न्याय किया करता था। यहाँ से जब आप दीवाने आम में राजा की गद्दी को देखेंगे तो ये आपको सीधी दिखाई देगी। इसमें कोई भी एक भी पिलर आड़े नहीं आता है। इसका निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था तथा यहाँ पर बैठकर नीचे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आम जनता बैठकर यहाँ से सीधे अपने राजा को देखा करती थी। के निर्माण में उस समय लगभग 35 लाख रुपए की लागत आई थी तथा यह वह समय हुआ करता था जब आपको 2 ग्राम सोना 1 रुपए में उपलब्ध हो जाया करता था। इस किले का अच्छे से भ्रमण करने के लिए आप कम से कम 2 से 3 घंटे का समय अपने साथ अवश्य लेकर जाएं, जिससे कि आप यह किला अच्छे से घूम सकें तथा इस किले में बहुत सा इतिहास छुपा हुआ है उसकी जानकारी भी पा सकें। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।